अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वही हुआ जिसकी तवक्को थी, बेंच टूट गया है और वो भी तड़क करके। 9 रुकनी बेंच जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने जा रहा था, आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वो बातें क्या की हैं, उन बातों की तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी कमाल महारत से जो जस्टिस उमरता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच अनाउंस किया था और उसमें सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा को भी शामिल कर लिया गया और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद। ये वो दो जजेस हैं जो हमेशा रिजर्वेशंस का इजहार करते रहे और बड़ी कमाल चालाकी के साथ, अगर मैं कहूं कि उमरता बंदयाल साहब ने इन दोनों को ऐसे केस के अंदर बिठाया कि जो एक टेस्ट केस था। वो इसलिए भी टेस्ट केस था कि इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद फैसला दे चुके हैं, उनकी एक जजमेंट भी मौजूद है और वो ये राय रखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। और पता था उमरता बंदयाल को कि जस्टिस काजी फायजा की जजमेंट मौजूद है, इसलिए इनको इम्तहान में डालना मकसूद है। मैं जरा इस सारे इम्तहान की तरफ भी आऊंगा और दो बड़ी इंपॉर्टेंट तहलका खेज खबरें आपके साथ शेयर भी करनी है कि होने क्या जा रहा है, इस सारे मंजरनामे का ड्रॉप सीन क्या है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो हुआ है, अभी थोड़ी ही देर पहले जो बेंच टूटा है और बेंच उठकर चला गया है, टूटा हुआ बेंच उठकर जा रहा था। वो कहते हैं मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, वो कहते हैं ना कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो कैसे बेंच उठकर चलने लगा, खबरें भी सामने आ गई कि टूटा हुआ बेंच उठकर जा रहा है। तो ये टूटा कैसे है, जरा इसकी कहानी मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूं। जब 9 रुकनी बेंच समाअत के लिए आया तो जस्टिस काजी फायज ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे आ जाए, इस केस पर समाअत से पहले मैं जरा आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। और जब बातचीत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फायज ने कहा कि ताज्जुब हुआ कि रात 8 बजे कॉज लिस्ट जारी की गई और जिस वक्त बताया गया उस वक्त तो प्रिपेयर्डनेस का, तैयारी करने का भी वक्त मौजूद नहीं था। तो मुझे कश्मकश में डाल दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी यही मौकिफ था कि भाई रात 8 बजे हमें इस बेंच में शामिल किया गया। अब सवाल यही था कि बेंच में बैठें या ना बैठें, लेकिन आना इसलिए पसंद किया कि कुछ बातें आकर ही की जा सकती थी। अगर यह कहा जाए कि जस्टिस काजी फायजा ने अपने अंदर के गम जो फपोले हैं वो निकाल कर रख दिए हैं और उसमें अपने ब्रदर जजेस ने जो कुछ किया है इन हालिया दिनों के अंदर उनके साथ और बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, वो सारी तफसीलात रख दी हैं। किस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला दिया, उस पर एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया और उस 6 रुकनी बेंच ने उस फैसले को ओवरथ्रो करके रख दिया जो 2 रुकनी बेंच का था जस्टिस काजी फायजा की सरबराही के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो तनाजा रहा है वो भी सामने रखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जस्टिस काजी फायजा ने रिमार्क्स दिए थे, 6 रुकनी बेंच ने उसको ओवरथ्रो कर दिया और वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो कुछ तरमीम होनी चाहिए, कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। और ना सिर्फ ये कि उनके दिए हुए नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उठाकर बाहर कर दिया गया, बल्कि उससे आगे बढ़कर वो जो फैसला आ जाना चाहिए था अब तक, उसको जुलाई तक इल्तवा में डाल दिया गया। तो मौकिफ यही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता, ये फैसला नहीं आता, तब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी केस की समाअत नहीं हो सकती। ये फैसला, अटल फैसला ले लिया गया है दो सीनियर मोस्ट जजेस की तरफ से, जस्टिस काजी फायजा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ से, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता तब तक वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे, तब तक कोई भी बेंच जो किसी केस की समाअत कर रहा है वो गैर कानूनी है। अब वाजे हो गया है कि बेंच टूट गया है। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने बड़ी कोशिश की। लतीफ खोसा साहब ने कहा जी 25 करोड़ अवाम कहां जाएंगे अगर आप केस नहीं सुनेंगे। एतजाज एहसन साहब ने कहा कि अपने घर की खातिर इकट्ठे बैठ जाएं। तो जस्टिस काजी फायजा ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट है ये, हुजूर ये किसी का घर नहीं है और मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, आप बेहतर यही है कि खामोश हो जाएं। और उस पर उठ के रवाना हो गए वो। अब बात यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमरता बंदयाल, वो कह रहे हैं कि इस केस के लिए कोई और तरीका इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, दो जजेस की जो राय है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम कोई और जो है राह निकाल लेंगे। अब कोई और राह क्या निकालेंगे हुजूर? वो कहते हैं राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो आप बात यह है कि आप जिस राह पे पड़ चुके हैं अब ये आप जानते हैं और आपको पता है कि लमकाओ वाली जो पॉलिसी होती है ना हमारे यहाँ की, किसी काम को लटका दें, जिसको नहीं करना वो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाला जो मुहावरा है वो भी बयान ही बिल्कुल ठीक बैठता है कि आप डिले कर दें, इल्तवा में डाल दें, क्योंकि आपके आखिरी दिन चल रहे हैं। आप हर केस को खटाई में डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद जो कुछ होगा वो होगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये हो क्यों रहा है, ये सारा नक्शा क्या है, इसको समझने के लिए इस जरा गुत्थी को आसान करते हैं, सुलझाते हैं आपके लिए।
हुआ ये कि गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत की तरफ से एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए गए और नोटिफिकेशन था जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तैनाती का कि 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और सदर मुमलिकत उनसे हल्फ लेंगे, क्योंकि 16 तारीख को अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रहे हैं उमर अता बंदियाल, और 16 तारीख को रिटायर होकर घर चले जाएंगे। 17 को जस्टिस काजी फाइज आ जाएंगे। सवाल ये हुआ कि 3 महीने पहले, अमूमन रिवायत ये रही है कि कोई 16 दिन पहले, कोई 20 दिन पहले, कोई 18 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होता है। ये 3 महीने पहले ही कर दिया गया। क्या वजह थी? सबसे पहली चाल चली गई हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ने ये चाल इसलिए चली, एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया गया, बंद बांधा गया, और वो चाल इसलिए चली गई कि उन्होंने एक मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो पकड़ लिए थे। वो मीटिंग लाहौर के अंदर हुई थी। अगर ये कहा जाए कि लाहौर के अंदर भी कार्टल है, एक जजेस का कार्टल है, कानून वालों का एक कार्टल है, उस कार्टल ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर एक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ के लिए जो क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का फैसला है हुकूमत का, और उस फैसले के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इन चैम्बर समात भी किया, और उस इन चैम्बर समात का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। तो क्यों ना जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में उसी क्यूरेटिव रिव्यू के खिलाफ जो फैसला है उसको हाइल कर दिया जाए। यानी सीधी सी चाल ये थी कि उमर अता बंदियाल साहब जो उस केस का फैसला अभी तक नहीं सुनाया, जो उन्होंने चैम्बर समात की थी, वो केस का फैसला सुनाएं, और उसके अंदर जो क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत वापस देने की बात कर रही है उस पिटीशन को ओवरथ्रो कर दिया जाए। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास एक चार्ज उनके ऊपर ये होगा कि इनके खिलाफ तो एक रेफरेंस आया है, हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है, इसलिए ये फिट नहीं है कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन का रेफरेंस आ चुका था, इनके ऊपर एक चार्ज शीट मौजूद है। लेकिन उससे पहले ही, इससे पेशतर कि ये प्लान जो लाहौर के अंदर बैठे हुए जजेस ने बनाया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, इससे पहले कि ये एग्जीक्यूट होता, नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया, और 3 महीने पहले इशू कर दिया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आज से ठीक 3 महीने के बाद 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इसकी एक और डायमेंशन भी है, और वो डायमेंशन ये है कि जो हम ख्याल जजेस का तस्वुर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लाइक माइंडेड जजेस, उनको पैगाम पहुंचाना था कि अब अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब आपके सर पर उमर अता बंदियाल साहब नहीं रहेंगे, बल्कि जालिमों काजी आ रहा है, और काजी फाइज ईसा होंगे, और काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट जो कुछ आप कर रहे हैं ना, अब अपना किबला दुरुस्त करें, अब जरा बंदे के पुत्र बन जाएं, ये मैसेज देना था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत ये भी सोच रही है कि उमर अता बंदियाल साहब जिसने कल जाना है ना, कल जाते हुए को आज ही फारिग करें। आज कैसे फारिग करेंगे? एग्जेक्टिव ऑर्डर है, जिस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए से इनको बहाल किया गया था, और वो पीसीओ वीसीओ वाले जो मामला थे जैसे बहाल किया गया था, उसी तरह से, उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से इस उमर अता बंदियाल को घर भेज के इससे जान छुड़ाई जाए। अब उमर अता बंदियाल को घर भेजा जाएगा तो वो जो 17 को हल्फ लेना ना काजी साहब ने, वो हल्फ भी पहले ही दिलवा दिया जाए, यानी इससे जान छुड़ाई जाए। ये भी प्लान है इस वक्त हुकूमत के कागजों के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 को भी नहीं, बल्कि 17 से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। यानी वो जो कल बनना है ना, 3 महीने के बाद बनना है, वो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही हो जाए। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जिस केस का हवाला खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा दे रहे हैं, और जिन केसेस को उमर अता बंदियाल ने इस वक्त खटाई में डाला हुआ है कि मैं अपने गले से उतारूं और आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दूं, उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो है हुकूमत का, जिसके ऊपर भी फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया, वो सारे मामले भी अभी हल तलब हैं। और फिर जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने वापस भी आना है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत ही पिटीशन भी डाली जाएगी। 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया गया है, उस अपील को एक्सरसाइज भी करना है। वो अपील उमर अता बंदियाल की कोर्ट में एक्सरसाइज नहीं हो सकती, क्योंकि सबको पता है कि उमर अता बंदियाल क्या बेंच बनाएगा और उस बेंच ने फैसला क्या देना है। इसलिए गुमान गालिब यह है कि उमर अता बंदियाल को पहले ही हुकूमत फारिग करने के चक्कर में, इस मूड में, और काजी फाइज ईसा को ले आया जाएगा। अब बढ़ते हैं जनाब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ये जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल वाला मामला है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल को नई बात नहीं है। खुद इमरान खान दौरे हुकूमत में तकरीबन 25 सिविलियंस ऐसे हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया गया है, और मैं अगर उनके नामों की फहरिस्त भी आपके सामने रख दूं ना, तो आपको अंदाजा होगा कि किस वक्त किसको उठाया गया और किस वक्त जो है उसका ट्रायल किया गया, और किस वक्त जो है वो सजा जो है उसको मिलिट्री कोर्ट से दिलवा दी गई। तो सबसे पहला नाम जो है वो आदिल हुसैन का है। आदिल हुसैन, जिनको 2014 में उठाया गया था, अगवा किया गया था, मिसिंग पर्सन बनाया गया था। 2019 में सजाए मौत सुनाई गई, और सजाए मौत की तौसीक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, और ये की 23वीं आईनी तरमीम के बाद, और ये हुई इमरान खान साहब के दौर में। दूसरा शख्स था मोहम्मद हुसैन। 2020 के अंदर जो है
इस केस का फैसला सुनाया गया, सजाए मौत हुई। 2017 जो है को उठाया जाता है, अगवा की तारीख मिसिंग पर्सन 2017 में बनता है और 2020 के अंदर सजाए मौत सुना दी जाती है। अहमद नवाज, इस केस का फैसला भी 2020 में सुनाया गया, 2018 में इसको अगवा किया गया और सजाए मौत हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा, 23वीं आईनी तरमीम के तहत सजा सुनाई गई। मोहम्मद इम्तियाज उठाया गया 2012 के अंदर, सजा सुनाई गई 2020 के अंदर। हबीब कादिर, इनको उठाया गया जनाब 2019 में, 2016 में और 2019 में 10 साल सख्त कैद की सजा सुना दी गई। अजमल खान, छठा नंबर, इनको 2017 में उठाया गया और 2021 में 8 साल की सजा सुना दी गई। मोहम्मद सादिक, इनको 2015 में उठाया गया और 11 साल की कैद 2018 के अंदर सुना दी गई। अगला नाम है राजा मुश्ताक का, इनको जनाब 2018 में उठाया जाता है और 2020 में 10 साल की कैद सुना दी जाती है। अगला नाम है सईद इम्तियाज शाह का, 2018 में उठाया जाता है, 2016 में उठाया जाता है, 2018 में 10 साल की कैद सुना दी जाती है। आबिद साहब है अगले, 2016 में अगवा किए जाते हैं, 2018 में इनको 12 साल की सख्त कैद सुना दी जाती है। अगला नाम है जनाब सिविलियन मोहम्मद उस्मान अकरम कियानी का, इनको 2014 के अंदर जो है वो उठाया जाता है और 2020 के अंदर सजा सुना दी जाती है। अगला नाम है रिटायर्ड मोहम्मद हैदर का, ये हवालदार रिटायर्ड थे और इनको जो है 2017-18 के अंदर जो है वो सजा सुनाई गई 13 साल की कैद सुना दी गई। अगला नाम है इशफाक मसीह का, वल्द रहमत मसीह, अगवा की तारीख 2017, सजा की तारीख 2018, सजा 8 साल की कैद। अगला नाम है आसिफ मोहम्मद का और आसिफ मोहम्मद को 2016 में उठाया गया, 2018 में 10 साल की कैद सुना दी गई। इसी तरह कितार अंदर कितार बहुत सारे नाम है। इम्तियाज अहमद है, फिर मुश्ताक अहमद है, सिविलियन है ये भी, फिर मोहम्मद अकबर है, शेरी मोहम्मद अकबर वल्द सलाम मोहम्मद। इसके साथ साथ 2020 के अंदर जो है वो खिजर अहमद को उठाया गया और 2022 के अंदर 6 साल की सजा सुनाई गई। तकरीबन 20 नाम तो मैंने आपके सामने रख दिए। 25 नाम ऐसे हैं जिनका जो सिविलियंस हैं और उनका जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया गया और बाजवा साहब के आर्मी चीफ होते हुए, इमरान खान के वजीर आजम होते हुए सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के जरिए से ट्रायल करके सजाएं सुनाई गई। अब एक बार फिर हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त के जब लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन जैसे लोग बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को बचाया जाए, सबसे पहला सवाल यह है कि इनको किसने राइट दिया कि जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अलहदगी में मुलाकात कर लें। अगर ये मुलाकात कर सकते हैं तो क्या तमाम वकीलों के पास हक नहीं है कि वकील अपना केस बाद में लगवाएं और जाके चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर पहले डाल दें कि चीफ जस्टिस साहब ये केस जल्दी से टेकअप करें और इस केस का फैसला भी आपने हमारे हक में सुनाना है। किसने हक दिया साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस खाजा को? क्या उनके पास इख्तियार था कि वो जाके पटिशनर बन जाएं और पटिशन दें जिसमें वो मुतासरा फरीक भी नहीं है, खुद जाके पटिशन दे दें और कहें कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को रोका जाए? ये बड़े दो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद फिर इस केस को इनके मिलने के साथ ही, यानी ये मुलाकातें करते हैं और साथ ही इस केस को सेट भी कर दिया जाता है और उस केस में कितनी चालाकी के साथ उमर अता बंदियाल जस्टिस काजी फाइजीसा को, सीनियर प्यूरी जज को भी शामिल कर लेता है। तो अब खबर यह है कि ये सब इतनी उजलत में इसलिए हो रहा है कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होने जा रही है। और कुर्बानी से पहले कुर्बानी किसकी होने जा रही है? वो जनाब इमरान खान समेत, जनाब इमरान अहमद खान न्याजी समेत 5 लोग ऐसे हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है और मिलिट्री कोर्ट में इस स्पीडी ट्रायल से इन 5 लोगों को सजाएं भी सुना दी जाएंगी। यही उजलत है जिसका मुजाहरा किया जा रहा है। इसी वजह से बार बार एनआरओ का मुतालबा किया जा रहा है। इसलिए बार बार जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर साहब, उनसे मुलाकात की कोई ना कोई सबील करने की बात की जा रही है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक सदर ममलिकत वाला जो एक लिंक था अब वो भी टूट चुका है, क्योंकि सदर ममलिकत ने जो खुद जस्टिस काजी फाइज़ा की इस नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए हैं, वो भी एक वाज़ेह मैसेज है इमरान खान को कि वो आरिफ अलवी अब कुछ नहीं कर सकता। अब इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन 2 जजेस को माइनस करके, चाहते वो यही थे, जाहिर है इनको जो है बेंच में शामिल इसलिए नहीं किया जाता था कि उनको पता है कि लाइक माइंडेड नहीं है। जो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द जजेस हैं जो बेंच का हिस्सा हैं वो लाइक माइंडेड लोग हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल के कहे पर फैसला सुनाते रहे हैं। तो इन 2 जजेस को माइनस करके 7 रुकनी बेंच अब सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और 1:30 बजे जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से ठीक कोई आधे पौने घंटे के बाद इस केस की समाअत होने जा रही है। ये उजलत क्यों है? ये उजलत इसीलिए है कि किसी ना किसी तरह से इमरान अहमद खान न्याजी को मिलिट्री कोर्ट से बचा लिया जाए, लेकिन वो बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूं कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा और अल्टीमेटली इनको वहां से सजाएं दिलवाई जाएंगी। अब ये जो 7 रुकनी रिमेनिंग बेंच है उसमें उमर अता बंदियाल है, एजाजुल एहसन है, मुनीब अख्तर है, याया अफरीदी है, उसके अंदर इवन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं। तो ये 7 रुकनी बेंच है जिसने अल्टीमेटली इस केस को का फैसला सुनाना है। लेकिन ये इस बेंच का भी बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो उमर अता बंदियाल के हामी जजेस बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि उमर अता बंदियाल अब से कुछ दिन के बाद नहीं होगा
और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा होगा, तो नज़ला कल को गिर सकता है। तो इन लोगों ने एक तरफ तो फ्यूचर बचाना है, दूसरी तरफ पाक फौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री कोर्ट्स है, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जरूर होगा। ये गेम ऑफ नर्व्स होगी और इस गेम ऑफ नर्व्स के अंदर इमरान खान को बचाने वाले बचा नहीं पाएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।